इलेक्ट्रोस्कोप हमने समझ लिया, जिससे हम बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। दोबारा से मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि फाइनली ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, क्योंकि इस पर अब ए और बी बॉडी को रब करने के बाद प्रोटॉन ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। और बी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। क्यों? क्योंकि बी बॉडी पर अब प्रोटॉन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। कितना इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया? 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और कितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया? 5 प्रोटॉन के इक्वल इस पर चार्ज आ गया। कंडक्टर्स। बच्चों, नेचर में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आप सभी जानते ही हैं। कुछ मटेरियल्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो सकती है, और ऐसे मटेरियल्स को हम नेम देते हैं कंडक्टर्स। वास्तव में बोला जा रहा है दीज आर मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। ऐसा क्यों होता है ये मैंने कुछ देर पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। क्या? दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेज दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। यानी जो कंडक्टर्स हैं वो ऐसे चार्जेज रखते हैं जो रिलेटिवली फ्री होता है, और फ्री होने के कारण वो बॉडी के अंदर, मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं आवर ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, और आपका एनिमल बॉडी, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी कंडक्टर्स हैं, और हमारा अर्थ इटसेल्फ इज ए कंडक्टर। यही कारण है कि जब हम कोई भी लाइव वायर गलती से पकड़ लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का फील होता है। क्यों? क्योंकि हमसे होके, यानी हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इंसुलेटर। बच्चों, अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे कंडक्टर, उसका बिल्कुल अपोजिट बिहेव करने वाला मटेरियल इंसुलेटर। जैसे कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के थ्रू इजीली पास हो सकती है, इंसुलेटर में ठीक इसका उल्टा। कहा जा रहा है इंसुलेटर आर द मटेरियल्स, कौन से मटेरियल? दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास देम। मतलब ये हुआ इंसुलेटर्स एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दे हैव वेरी लेस चार्ज, दे हैव वेरी लेस फ्री चार्जेज टू मूव इनसाइड देम फ्रीली। यानी जैसे कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री चार्जेज होते थे जो उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते थे, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। इंसुलेटर्स वेरी वेरी लेस, यानी ना के बराबर, नेग्लिजिबल फ्री चार्ज रखते हैं जो उनसे होकर उसके इनसाइड फ्रीली मूव कर सके। और दे आर, थर्ड पॉइंट है दे ऑफर वेरी हाई रेसिस्टेंस। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं वो बहुत हाई रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑफर करते हैं। बच्चों, रेसिस्टेंस का मतलब होता है एक तरह से कहिए आप प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो उसके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको हम रेसिस्टेंस की तरह जानते हैं। तो इंसुलेटर्स बहुत हाई रेसिस्टेंस शो करते हैं। यही कारण है कि उनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती या नहीं होती है। एग्जाम्पल्स हैं वुड हो गया, यानी लकड़ी, ग्लास, रबर, एटसेट्रा।
बच्चों अब तक हम पढ़ लिए चार्ज और कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज का मीन्स है कि चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब तक जो हम डिस्कशन किए हैं उसके बेस पर आप बहुत आसानी से इस बात को समझते भी हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब ये हुआ चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला प्रॉपर्टी आ गया, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए मास। पता ही होगा चार्ज सदैव मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मास को एग्जिस्ट करने के लिए चार्ज की जरूरत नहीं। मतलब ये हुआ चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास की जरूरत है, मास की नीड है, लेकिन मास को एग्जिस्ट करने के लिए चार्ज की नीड नहीं है। अगर मास एग्जिस्ट करता है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मास का होना कंपलसरी, जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए मास। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड with mass। चार्ज cannot exist without mass। मतलब चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना मस्ट है। चार्ज cannot exist without mass। But mass can exist without charge। But mass can exist without charge। Third property, charge is always conserved। मतलब ये हुआ चार्ज को हम नाइदर प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अभी पहले प्रॉपर्टी में हमने देखा कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देंगे। और जेईई मेंस या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बेसिक बातें हमको आना चाहिए, जिसके बेस पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होगा। तो थर्ड पॉइंट हमने बात किया, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब ये हुआ इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, चार्ज हैज एडिटिव नेचर। चार्ज हैज एडिटिव नेचर का मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और हमने उस पर कुछ चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, फिर हमने उसी बॉडी पर और पॉजिटिव चार्ज दे दिया या हमने और नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो हम टोटल चार्ज को जैसे हम सिंपली प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, वैसे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड
जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्लस लेते हुए और जो नेगेटिव चार्ज है उसको माइनस लेते हुए सबका एक सिंपल सम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे थे वो है चार्ज हैज एडिटिव नेचर। जैसे कि अभी हम डिस्कस किए थे, चार्ज हैज एडिटिव नेचर। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब कि मान लीजिए किसी बॉडी को हमने, ये हमारे पास एक बॉडी है और इस पर हमने प्लस का 5 कूलम चार्ज दिया, फिर माइनस का 3 कूलम चार्ज दिया, फिर प्लस का 2 कूलम चार्ज दिया। तो इस पर टोटल चार्ज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज आ जाएगा 5 कूलम प्लस का, फिर प्लस का 2 कूलम और फिर ये माइनस का 3 कूलम। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ये आ जाएगा टोटल चार्ज 4 कूलम प्लस का। और लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बता रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि हम चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, हम मिनिमम किसी भी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम हम चाहे जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, लेकिन कंडीशन ये है कि हम चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्रैक्शन के टर्म्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते। वी कैन ऑलवेज ट्रांसफर चार्ज from one body to another body in terms of integral multiple of electronic charge। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ऐसे चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका 1/2 या इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका जो है 1/3 या इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका 3/2। हम ऐसे चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट बच्चों, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए मुझे किसी एक क्लास से दूसरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करना है, तो सीधी सी बात है मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही स्टूडेंट्स को एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि हम हाफ स्टूडेंट को ट्रांसफर कर दें। तो वही यहाँ पर है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन सर्टेन अमाउंट। और वो अमाउंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा सकते हैं एंड सो ऑन। हम 1/2, 1/3, 2/3, 5/4 लाइक दैट ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स ये हुआ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली in integral multiple of electronic charge. Charge can be transferred only in integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मान लीजिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो सीधी सी बात है इसका मीन्स ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग मैंने चार्ज ट्रांसफर कर दिया। ये सब मैं यहाँ समझ लेता हूँ इसका मैथमेटिकल केस कि अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसका मतलब मैंने ई चार्ज ट्रांसफर किया। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2e इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ मैंने 3e चार्ज ट्रांसफर कर दिया एंड सो ऑन। अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ne चार्ज ट्रांसफर कर दिया। कुल मिला के इसका मीन्स ये हुआ कि total charge when I am transferring an electron from one body to another body, for example
अगर मैं समझाने के लिए यहाँ बोल दूं कि इस ए बॉडी से बी बॉडी पर मैंने एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो इसका मतलब ये हो, दोबारा समझने, मैंने ए बॉडी से, एरो बता रहा है, ए बॉडी से बी बॉडी पर स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो इसका मीन्स ये हुआ ए बॉडी पर जो है अब एन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी इस पर टोटल चार्ज जो आ जाएगा वो प्लस का एन ई, और इस पर बी बॉडी पर अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो बी बॉडी पर जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का एन ई। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करने के केस में लिख सकते हैं Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और किस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ट्रांसफर होने के बाद, उसी के हिसाब अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि भाई बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव होगा या बॉडी पर चार्ज नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ अभी जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स इन विच चार्ज कैन बी ट्रांसफर, मतलब या ऐसे कहें कोई बॉडी को हम कितने टाइप से चार्ज कर सकते हैं, जैसे चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। देयर आर थ्री मेन प्रोसेस। पहला है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन, और दूसरा है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन, और तीसरा टाइप है बच्चों चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इंडक्शन। अब हम इसी पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं कि किसी भी बॉडी को कितने टाइप से चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री मेथड दिखाए गए हैं, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय कंडक्शन, और लास्ट है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम इस पर आते हैं। बस जो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन का मीन्स यही है कि कोई भी हमारे पास दो बॉडी है, हम उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर दें, तो इस रब करने में एक बॉडी से ट्रांसफर होगा चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने कोई भी एक बॉडी, ये क्लॉथ ले लिया, ये मैंने हैंकी ले लिया है, और ये दूसरा एक आयरन का स्टिक है जो आप देख रहे हैं। अगर मैं इस आयरन के स्टिक को अपने हाथ से पकड़ के इस तरीके से इसको रब करूंगा, तो इसमें जो है किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो आयरन का स्टिक है, इसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस में व्हाट एवर चार्ज दिस बॉडी, दिस रॉड हैज एक्वायर्ड, इसने जो भी चार्ज एक्वायर्ड किया होगा वो मेरे हाथ के थ्रू, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होता है, मेरे हाथ के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। मान लीजिए इस पर सपोज कीजिए, मैं समझाने के पर्पज से कि रब करते समय इस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से मेरे हाथ के थ्रू यानी ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा चार्ज बॉडी लिया है, मैंने एक ऐसा आयरन स्टिक लिया है, जैसे ये पेचकस कि इधर यहाँ पर एक वुडन का हैंडल है या प्लास्टिक का हैंडल है, तो ये वुडन हैंडल या ये प्लास्टिक का हैंडल, आप जानते हैं चार्ज कंडक्टर होता है, चार्ज इंसुलेटर होता है। मतलब ये हुआ, ये वुडन का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल ये इंसुलेटर होता है। अब मैं इसको आयरन रॉड को इस
क्लॉथ के साथ रब करूं तो इस पर जो भी चार्ज आएगा वो इसी पर रहेगा रीजन, क्योंकि अब वो इस हैंडल जो कि वुडन का है या प्लास्टिक का है उसके थ्रू मेरे ह्यूमन बॉडी में नहीं जाएगा और अर्थ पे ट्रांसफर नहीं होगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन का मीन्स ये हुआ व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, तो वो दोनों चार्ज एक्वायर कर लेती है। अगर मान लीजिए जो रब की जाने वाली बॉडी है उनमें से एक कंडक्टर है, तो और उस कंडक्टर पर जब भी कोई प्लास्टिक का हैंडल या फिर वुडन हैंडल लगा हुआ है तो रब करने के बाद जो भी उसने चार्ज एक्वायर किया है वो उसी के अंदर रहेगा। अगर वुडन हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगा हुआ है तो जो चार्ज उस बॉडी ने एक्वायर किया वो चार्ज ह्यूमन बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और वो कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी। इसलिए जरूरी है कि जो भी कंडक्टिंग बॉडी पर यानी कंडक्टर बॉडी पर अगर हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज लाना चाहते हैं तो हम उस कंडक्टिंग बॉडी के एक एंड को हम किसी वुडन हैंडल या प्लास्टिक के हैंडल उस पर फिक्स कर दें और उसको पकड़ के हम उसको रब करेंगे तो जो उसने चार्ज एक्वायर किया है वो उस बॉडी के पास ही रहेगा, वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू उस अर्थ में नहीं जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन को सही से समझने के लिए हम इन फिगर्स का हेल्प लेंगे। एक्चुअली चार्जिंग बाय कंडक्शन में यह होता है कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती है और एक अनचार्ज बॉडी होती है। जो चार्ज बॉडी है उसकी हेल्प से अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करेंगे। मैंने यहां पर ये अनचार्ज बॉडी को ए से दिखाया है और चार्ज बॉडी को बी से दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ फिजिकली टच करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें दोनों बॉडीज का फिजिकली टच जरूरी है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मेरे पास ये कोई कंडक्टर है जो कि अनचार्ज है, ये दूसरा कंडक्टर है जो कि चार्ज है। इस पर मैंने समझाने के लिए पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और इसको मैंने बी से दिखाया है, अनचार्ज कंडक्टर को मैंने ए से दिखाया है। फिर मैंने इन दोनों चार्ज बॉडीज को आपस में टच कर दिया, वो इस सेकंड फिगर में दिखाया गया है। ये ए है, ये बी है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन क्योंकि ये एक इंसुलेटर हैंडल के साथ यानी बिल्कुल आइसोलेटेड बॉडी है तो ये चार्ज किसी दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर नहीं होगा। रीजन, क्योंकि अगर ये चार्ज किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा तो उस ट्रांसफर होने के लिए कोई मास चाहिए। मेरा समझाने का मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जो ये बी बॉडी है जो कि चार्ज बॉडी है एयर में रखी हुई है सपोज कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये बी पर जो चार्ज है ये अपने आप फ्लाई करके कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। रिपेल होने का मतलब ये नहीं है, रिपेल कर रहा है लेकिन इसको दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए या एक बॉडी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग में हम स्टडी किए थे कि चार्ज केवल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब मास होगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि ये चार्ज जो इस पर है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है लेकिन ये रहेगा बॉडी के अंदर ही। इसीलिए क्योंकि जब ये चार्ज रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, तो जैसे ही हमने इस बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के साथ टच किया तो अब उसी चार्ज को एक मास मिल गया ट्रांसफर होने के लिए। मास किसके फॉर्म में, इस न्यूट्रल बॉडी ए के फॉर्म में। इसीलिए रिपल्सन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण इसका बी पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ए पर आ गया, कुछ चार्ज ए पर आ गया, वो सेकंड पार्ट में दिखाया गया। अब थर्ड फिगर में ये दिखाया गया कि जब इस पर चार्ज आ गया हमने इन दोनों बॉडी को अगेन सेपरेट कर लिया, ये ए बॉडी ये बी बॉडी। तो जब हमने इन दोनों बॉडी को अगेन सेपरेट कर लिया तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मानते तो फाइनली उसी प्रोसेस के थ्रू
ए पर नेगेटिव चार्ज आता। यानी चार्जिंग बाई कंडक्शन का मीन्स ये हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं कि एक हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर है, दूसरा हमारे पास चार्ज कंडक्टर है। चार्ज कंडक्टर की हेल्प से न्यूट्रल कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे। इसके लिए हमने इन दोनों को एक दूसरे से फिजिकली टच किया। टच करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के थ्रू ए पर चार्ज आ गया। अब हमने उन ए बॉडी और बी बॉडी को सेपरेट कर लिया और ए चार्ज हो चुका होगा। जैसे यहाँ पर ए पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है। स्टेप बाय स्टेप आप बहुत आसानी से इसे लिख भी सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखेंगे let A is a neutral conductor and B is a charged conductor having positive charge. Now they are physically touched with each other. Next point, due to electrostatic repulsion, charge transfer, a charge comes on body A. Next point, now both the bodies A and B are separated from each other. Next and last point, in this way the neutral body gets charge. Here this charge यानी जो न्यूट्रल बॉडी थी उस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस फिगर की हेल्प से हम ये समझेंगे, ध्यान से समझें। हमारे पास कोई भी एक कनेक्टिंग बॉडी है और बच्चों आप जानते हैं कोई भी बॉडी हो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है जनरली, इन जनरल। तो कोई भी बॉडी जो हम जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लेक्चर्स में कि इन जनरल कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो अमाउंट है वो इक्वल है। वो ये दिखा है, इसे मैंने फिगर 1 से दिखाया गया है। ये हमारे पास फिगर 2 पर आते हैं और ये हमें यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक चार्ज रॉड है और उस रॉड पर मैंने समझाने के पर्पज से नेगेटिव चार्ज दे दिया है। तो ऑब्वियसली जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाई जाएगी तो इस न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज थे और जो नेगेटिव चार्ज थे बच्चों वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब ये वो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इसमें जो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये जो अपोजिट नेचर के चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है उनको रिपेल करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो इसमें पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर आ गए और नेगेटिव चार्ज उधर चले गए। इसलिए हमने कह दिया कि when a charged rod is brought near to this neutral body, negative charge and positive charge redistribute। तो वो ये फिगर दिखाया गया सेकंड। अब हमने क्या किया, इस थर्ड फिगर में इसी बॉडी को जो न्यूट्रल बॉडी थी हमारी उसको हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ कर दिया। आप जानते हैं जब हम कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ करते हैं तो इसका कुछ चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चाहिए वो अर्थ में चला जाएगा। सम ऑफ नेगेटिव चार्ज विल गो इनटू द अर्थ। ये हमने चार्ज बॉडी पास में ही रखा है फिलहाल और इसको अर्थ कर दिया। चार्ज इसका कुछ नेगेटिव चार्ज अर्थ में आ गया, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। रीजन क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए रहेगा क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए अभी ये रॉड अवेलेबल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अर्थ हटा दिया, अर्थिंग हटा दी। तो जब अर्थिंग हटा दी तो जो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जा चुके हैं वो जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ जब हमने अर्थिंग हटा दिया तो जो इस पर पॉजिटिव चार्ज था वो अब भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और कुछ नेगेटिव चार्ज जो इस पर या इस केस में रह गया था वो अब भी है। लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने का रीजन वही है क्योंकि इस रॉड को अभी भी हम पास में रखे हुए हैं। अब हमने क्या किया, लास्ट फिगर में, इस फिगर को मैंने 4 से दिखाया, लास्ट फिगर में मैंने उस चार्ज रॉड को भी हटा दिया। तो जब चार्ज रॉड को हटा दिया तो जो इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया था वो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
वंस अगेन थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं। न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इन इक्वल अमाउंट। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, इससे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हुआ वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। थर्ड फिगर में हमने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने पर क्या हुआ कि इसका कुछ नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, यानी अब इस पर सम जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो गया। फिर हमने क्या किया, अर्थिंग हटा दिया और इस रॉड को अपने पास अभी ऐसे ही रहने दिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज इससे नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो गया था वो अब भी है, लेकिन वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने लास्ट फिगर में इसको हम 5 से दिखा रहे हैं। लास्ट फिगर में हमने क्या किया, ये जो चार्ज रॉड थी वो भी दूर ले गए, तो जो इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया था वो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ध्यान देंगे बच्चों, कंडक्शन में और इसमें ये डिफरेंस है। कंडक्शन में बॉडी को का फिजिकली टच जरूरी है, यहाँ पर इस रॉड का इसके साथ फिजिकली टच नहीं किया गया। हम कह रहे हैं इस रॉड को इसके पास लाया गया है, इसके साथ हमने टच नहीं किया है। तो इस तरीके से देयर आर 3 प्रोसेस बाय विच ए बॉडी कैन बी चार्ज। फर्स्ट वन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड वन चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड वन चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन और इंडक्शन में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि कंडक्शन में बॉडी को फिजिकली टच किया जाता है और इंडक्शन में बॉडी को टच नहीं किया जाता है, बल्कि उस बॉडी को जिसके हेल्प से चार्ज किया गया उसको न्यूट्रल बॉडी जिसको चार्ज करना है उसके नियर बाई लाया जाता है। फिजिकली टच नॉट नीडेड।